दोस्तों, मोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है पार्लियामेंट। अब जैसा कि आप सबको पता है कि आप न्यूज़ चैनल सुनते हैं, डिबेट्स देखते हैं, टीवी में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। हर बार आपको पार्लियामेंट या संसद आपको सुनने में पड़ता है। कहीं ना कहीं रोज़मर्रा डेली रूटीन में आपको ये शब्द या फिर ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है। तो आज हमारा काम है कि हम इस टॉपिक को थोरोली डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे और होपफुली ये पूरे सेशन के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, और डाउट हो तो आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुशील गर्ग, मोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। दिल्ली में पार्लियामेंट है। और बेसिकली सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर पार्लियामेंट है क्या, बेसिकली पार्लियामेंट होता क्या है। सेकंड, इसको बनाया किसने, इसको बनाया किसने। तो अब अगर इसको बनाया किसने, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि यहाँ पे होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि आखिर ये है क्या। देखिए, कोई भी देश हमेशा चाहता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का राज हो। और इंडिया भी ऐसा देश है जहाँ पे कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ है तो कोई ना कोई लॉ ऐसा होगा जो पूरे देश पे एप्लीकेबल है। और आप मानिए कि हमारे देश में भी वो जो लॉ है उसको हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर देश के लिए कानून बनाए जाएंगे, कानून व्यवस्था है, उसके लिए कानून या लॉ की ज़रूरत है। और लॉ जहाँ बनेंगे वो जगह है आपकी पार्लियामेंट या भारत का संसद। अब ये जगह स्थित है दिल्ली में और इसके बारे में आप डिटेल में चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। ये तो देखिए बच्चों, इसके बाद जो पहली स्लाइड है आपको दिख रही है, यहाँ पे पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिख रहा है कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी आप लोग देख सकते हैं। इस डिस्कशन में ये एक चित्र है लोकसभा का, लोकसभा में क्या डिस्कशन चल रहा है वगैरह। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का जिक्र क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 से 122 ऑफ पार्ट 5 में इसके बारे में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 5 में आपको याद होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई थी। तो पार्ट 5 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हुई थी पार्ट 5 में, तो उसी का एक हिस्सा है। तो पार्लियामेंट का जिक्र 79 से 122 पार्ट 5 में। और पार्लियामेंट नथिंग बट अ लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने की एक संस्था है। अब कानून बनते हैं तो कहीं बैठ के बनते होंगे, उस पर डिस्कशन होता होगा, सारे देश के जितने भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो बैठते होंगे। यस, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आखिर कि पार्लियामेंट में होते बैठते कौन है, इसका रोल क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। इट इज़ नथिंग बट अ लॉ मेकिंग बॉडी, राइट। अगर ये लॉ मेकिंग बॉडी है तो यहाँ पे लॉ बनते होंगे। तो पहले समझते हैं किस टाइप के लॉ। देखो, हमने पहले डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में कि इंडिया में ड्यूल सिस्टम है गवर्नमेंट का। ड्यूल सिस्टम मतलब कि दो सरकारें होंगी। कौन कौन सी? एक तो हमें पता है कि एक होगी सेंट्रल और दूसरी यहाँ पे होगी कौन सी? स्टेट। एक होगी सेंट्रल, एक होगी स्टेट। तो सेंट्रल एंड स्टेट दो सरकारें, मतलब दो तरह के कानून, एक सेंट्रल लॉ, एक स्टेट लॉ। तो अब सवाल मन में ये आएगा कि अरे कौन सा लॉ बनाती है? पार्लियामेंट तो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, पर कौन सा लॉ? क्या सेंट्रल लॉ है, क्या स्टेट लॉ है? तो मैं पहले ही डाउट क्लियर करूं कि पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लॉ बनाती है, क्योंकि पार्लियामेंट इज सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी। सेंट्रली लॉ मेकिंग बॉडी, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो सेंट्रल लॉ बनाती है, ठीक है, तो फिर स्टेट लॉ ये कौन बनाता है? हालांकि इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पर आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जिसको हम राज्य विधानसभा भी कहते हैं, वो राज्य के कानून बनाती है या स्टेट के लॉस बनाती है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि पार्लियामेंट कुछ नहीं है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। और उस लॉ मेकिंग बॉडी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी बच्चों, आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पक्का आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे हमने पार्लियामेंट को कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उसको राज्यसभा, लोकसभा, दो हाउसेस में डिवाइड किया है। कितने हाउसेस में? दो हाउसेस में। अब आप कहोगे सर दो हाउसेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी, एक जगह सबको बिठा लेते, ठीक है, और वो देश के बारे में लॉ या फिर कानून बना लेते। तो देखिए बच्चों, ये दो हाउसेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जब मैं इन पर डिटेल में अभी आगे चर्चा करूँगा आपसे, तब इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। पर उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी कि ये क्या है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है।
पार्लियामेंट तो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, उसमें प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को लगता है कि नहीं पार्लियामेंट में सिर्फ राज्यसभा लोकसभा का है, बट बच्चों पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर है या कंपोनेंट है। हालांकि ना तो ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आप कहोगे सर आप क्या बोल रहे हो कि एक तो पार्लियामेंट का ये हिस्सा भी है और आप कह रहे हो कि ये इससे इंडिपेंडेंट है, इसके मेंबर नहीं होते, तो फिर क्या है एग्जैक्टली ये? तो बच्चों ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होते हैं कि पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, हिस्सा होते हैं, पार्ट, सदस्य नहीं होते। ध्यान रखना, मेंबर कभी भी प्रेसिडेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, सिर्फ पार्ट होते हैं। अब पार्ट कैसे, हमने क्यों माना इनको पार्ट? क्योंकि देखो पार्लियामेंट के रेफरेंस में प्रेसिडेंट कुछ अपने फंक्शंस और ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोई बिल पास हो रहा है, रिसेंटली आपको पता है इंडिया में क्या चल रहा है, फार्म बिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है अभी। तो फार्म बिल्स अगर पार्लियामेंट में आएगा तो उस बिल को अगर बनना है एक्ट, अब आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पिछली क्लासेस में डिस्कस की थी कि अगर बिल को क्या बनना है, एक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिल है, अब इस बिल को बनना है एक्ट, तो एक्ट बनना है तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, बिल तो आएगा पार्लियामेंट में, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, एज यू ऑल नो, बट अगर इसको एक्ट बनना है तो प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी है, राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति इस बिल पे क्या करेंगे, सिग्नेचर, और बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है बच्चों कि आखिर राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। जिन बच्चों को डाउट था वो क्लियर कर लें, और भी फंक्शंस हैं जो राष्ट्रपति परफॉर्म करते हैं विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट, वो हम आगे चल के देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा सर आपने तीनों कंपोनेंट बता दिए, इसके बाद में क्या है, इसके बाद है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के जो हाउसेज है, सदन है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में CDS वगैरह, उसमें ये क्वेश्चंस बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ लिखा है लोकसभा, एक तरफ लिखा हुआ है राज्यसभा, और उनके बारे में कुछ बातें लिखी है। ये सब बातें जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको अपने दिमाग में स्टोर करनी है, तब हम इन सब चीज़ों पे आएंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड को समझने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, कुछ बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन अपना ले लीजिए और बस ध्यान से सुनते चलिए। देखिए सबसे पहले लोकसभा। अब लोकसभा का नाम क्या है? पहली बात तो नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए लोकसभा का नाम क्या है, पहली बात तो इसको नाम से पढ़ रहा है लोकसभा, मतलब इसका इंग्लिश नेम है हाउस ऑफ पीपल। क्या नाम है इंग्लिश में? हाउस ऑफ पीपल। तो वहीं आप राज्यसभा देखोगे तो इसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, राज्यों की सभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। ये इनके इंग्लिश नेम है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, ओरिजिनली ध्यान रखना हिंदी नाम नहीं थे, यही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना ये नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे इसका मतलब क्या है? क्या हमने बाद में चेंज कर दिए? यस, हमने बाद में चेंज किया और हाउस ऑफ पीपल का नाम हमने कर दिया लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम कर दिया राज्यसभा। अब दूसरा सवाल आएगा कि सर हमने पार्लियामेंट पे आपने 2 हाउसेस बता दिए, प्रेसिडेंट भी इसका है, ये भी आपने बता दिया, आखिर ये सिस्टम हमने लिया कहाँ से, ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किया कि भाई पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होने चाहिए। अब 2 हाउसेस वाली पार्लियामेंट को कहते हैं क्या है, पहले तो ये जान लो। तो इन 2 हाउसेस को जहाँ भी किसी भी देश में अगर किसी भी की पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं तो उसको हम कहते हैं बायकैमरल। बायकैमरल, बायकैमरल का मतलब उस देश की पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं, या द्विसदनी है, 2 सदन है, 2 हाउसेज हैं, उसको बोलते हैं बायकैमरल। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट हमने लिया है यूके से। आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या किया था? शासन किया था, और शासन किया था तो वो क्या, यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में लॉ बनाती थी, उन लॉ को एप्लीकेबल करते थे इंडिया में।
अब आप खुद सोचिए, अगर वो ब्रिटिश हमारे पर रूल कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है, तो कोई ना कोई सिस्टम रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो जो ब्रिटेन में सिस्टम था, वहाँ पार्लियामेंट में 2 हाउसेस थे, एज इट इज़ हमने अडॉप्ट कर लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो 2 हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक शब्द पे आपको फोकस करना है, पीपल। यहाँ पे लोकसभा, कहाँ रेफरेंस जा रहा है, किस बात पे रेफरेंस जा रहा है कि लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हाउस जो लोकसभा है ना, आपको ध्यान रखना, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इनके। और यहीं आप देखोगे राज्यसभा में तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है, क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। बस अभी इतना समझ लीजिए कि डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और ये आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। जिनको नहीं पता डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब भारत के जो नागरिक हैं, जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं, अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो 18+ हैं वो वोट डाल सकते हैं उम्मीदवारों को, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब जनता द्वारा सीधे तौर पे किसी को चुना जाना, उसको हम कहते हैं क्या, डायरेक्ट इलेक्शन। वहीं आप देखो राज्यसभा में आपका है इनडायरेक्ट इलेक्शन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लोगों ने डायरेक्टली इनको नहीं चुना है। तो अब आप कहोगे सर सवाल तो इनको चुना किसने फिर? तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इनको राज्यों के जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके द्वारा चुना जाता है। जब मैं डिटेल में इन पर डिस्कस करूंगा तब हम आगे समझेंगे कि किस तरह से, किस प्रोसेस से क्या सिस्टम होता है, कैसे चुना जाता है। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है बस। तो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप खुद सोचिए, जिस सदन में या जिस सदन में जो लोग आएंगे उनमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं और एक आ रहे हैं आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो आप ये बताओ ज़्यादा पावरफुल हाउस कौन सा हुआ? ऑब्वियसली दिस हाउस इज़ मोर पावरफुल। वाई? बिकॉज आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है डायरेक्ट, एग्जैक्ट आंसर है डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, इसलिए मोर पावरफुल है। ये थोड़ा लेस पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा, बिकॉज यहाँ पे इनको लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। ये रीज़न है इसका, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सेकंड, क्या फ़ायदा हुआ इसका कि डायरेक्टली चुने जा रहे हैं, मोर पावरफुल है क्या? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि चौथा पॉइंट, जो आपकी सरकार बनती है, जो आप कहते हो कि आपकी सरकार बनी है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कहाँ से बनती है? वो बेसिकली बनती है लोकसभा से। तो जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है लोकसभा से। राज्यसभा में क्या होता है फिर? राज्यसभा में ध्यान रखना, जो स्टेट होते हैं राज्य, उनका ही रिप्रेजेंटेशन या उन्हीं की बात, उन्हीं के मैटर्स, उन्हीं के कंसर्न को डिस्कस किया जाता है मेनली। और भी काम होते हैं पर मेनली यही डिस्कशन वहाँ पे चलता है। इसका मतलब गवर्नमेंट बनती है कहाँ पे? लोकसभा में। क्यों बनती है आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ज़्यादा पावरफुल है, और डायरेक्ट इलेक्शन से जो लोग चुन के आते हैं वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसको और थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो पांचवा पॉइंट क्या? देखो, ये सब पॉइंट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये आप पॉइंट समझेंगे तभी आपको वो स्लाइड अच्छे समझ में आएगी, इसलिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए, पांचवा पॉइंट क्या, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको ये भी समझना है कि लोकसभा का जो टर्म होता है, वो होता है 5 ईयर के लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ पे वो कितने सालों के लिए होता है? 5 ईयर्स। कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 5 सालों के लिए इलेक्शन यहाँ पे होता है। वहीं अगर आप देखोगे इसके केस में, राज्यसभा के केस में, तो राज्यसभा में जो कार्यकाल है, जो टर्म है, वो होती है कितना? 6 साल, 6 ईयर्स। अब आप कहोगे सर वहाँ 5 साल, यहाँ 6 साल, ये भेदभाव क्यों है? ये 1 साल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ 5 साल है, यहाँ पे 6 साल है। छठा डिफरेंस आप देखोगे कि यहाँ पे जो इनकी टर्म है, इसमें एक और स्पेशल चीज़ है। और स्पेशल बात क्या है? देखिए, सबसे स्पेशल बात इसमें यह है कि जो 5 साल का टर्म है, ये दोबारा री इलेक्शन से फुलफ़िल होता है। तो इसका मतलब एक बार साइकिल में कोई इलेक्शन हुआ, 5 साल पूरे हुए, 5 साल पूरे, और ये जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे वैकेंट हो जाएंगे, फिर नए मेंबर आएंगे री इलेक्शन से। पर राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टम अलग है। यहाँ पे सिस्टम क्या है? देखिए, यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे उनका 1/3,
ध्यान रखना 1/3 हर 2 साल में रिटायर होंगे। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो 6 साल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दिस इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा का टर्म 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पर राज्यसभा का मेंशन नहीं है। क्यों? तो ये कहाँ मेंशन है, ये लिख लीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में मेंशन है क्या, कि राज्यसभा का टर्म कितना होगा, 6 ईयर्स। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आई रिपीट द सेम, कि राज्यसभा का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज़ मेंशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी बात, और हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए आखिरी बात, और शायद वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी बातें छुपी होती हैं जो किताबों में लिखी होती है, उसी को हमें जानना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपके सामने 2 चीज़ें पेश कर रहा हूँ। एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है आपकी राज्यसभा। ध्यान से देखिएगा, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। पहले देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं। मैक्सिमम सीट, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम सीट है लोकसभा की 552। कितनी है? 552। और मैक्सिमम सीट राज्यसभा में कितनी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सीट है 250, 250 सीटें। अब आप बोलोगे सर ये किसने फिक्स की? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सीटें फिक्स की थी, क्योंकि उस समय तक भारत का जो राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, राजे रजवाड़े, जब देश आज़ाद हुआ तब वो सब एक नहीं हुए थे। इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, उनको एक्चुअली पता नहीं था कितनी सीटें रखनी है। तो उन्होंने एक लमसम अमाउंट लिया कि मैक्सिमम सीटें 552 और राज्यसभा की मैक्सिमम 250। ये तो है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच बैठो कि पूरी की पूरी भरनी ही चाहिए, ऑल हैज़ टू बी फील्ड, ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम है। तो प्रेजेंट में कितनी है, पहले इसका ब्रेकअप देखते हैं कि मैक्सिमम मतलब ये कौन है, 552 से मतलब क्या है, इन 250 से मतलब क्या है। देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। कितने साल में होते हैं? हर 5 साल में होते हैं, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उससे क्या होते हैं, कौन चुने जाते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो 552 लोग हैं ना, ये और कोई नहीं है, ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। ध्यान रखना, जिनको हिंदी में हम कहते हैं सांसद, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कैसे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन हैज़ टू बी कंडक्टेड फॉर व्हाट? फॉर लोकसभा। वहाँ पे कौन चुने जाते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब वोट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 552, मैक्सिमम 552। ये चेंज नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 84th अमेंडमेंट किया था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। इस अमेंडमेंट के अंडर में 2001 में ये अमेंडमेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस अमेंडमेंट में ये तय हुआ था कि लोकसभा की सीटें, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की सीटें कब तक? 2026 तक के लिए नहीं बढ़ाई जाएंगी, 25 सालों तक। आप देख रहे हैं 2001 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इट मीन्स 25 सालों का टाइम लिया कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये 84th अमेंडमेंट है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। हालांकि इसमें विधानसभा का भी जिक्र था कि विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा है, उसकी भी सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो ध्यान रखना 84th अमेंडमेंट में ऐसा हुआ है। इसका मतलब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों की 552 ये है कौन, ये कौन है, ये हमें समझ में आ गया, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं ये कौन है फिर, ये 250 लोग, ये कहाँ से आ गए भैया, इनका क्या नाटक है। देखो इनके बारे में भी आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और वो 2 चीज़ें क्या है कि इंडिया अगेन इलेक्शन है, ये लोकसभा का था, अगर यहाँ पे इलेक्शन होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का इलेक्शन हर 2 साल में होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। इट मीन्स हर 2 साल में इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा भैया, इलेक्शन तो करना पड़ेगा, राज्यसभा पार्लियामेंट चलानी, इलेक्शन करना पड़ेगा। इसका मतलब हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। अच्छा,
कैसे होता है, डिपेंड करता है किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें खाली हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि हर 2 साल में फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते ही रहते हैं राज्यसभा के। अगर इलेक्शन हर 2 साल में हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो चुन के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट वो राज्यसभा के होते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सेम लोकसभा की तरह 250, वहाँ 552 और यहाँ पे 250, 250। यहाँ तक सबको क्लियर है कि वहाँ कितने, यहाँ कितने, कैसे इलेक्शन वगैरह, ये एक और डिफरेंस हमने देख लिया। अब आखिरी चीज़ कि इनका ब्रेकअप कैसे किया गया है। ब्रेकअप का मतलब 550 लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से आते हैं, तो किस तरह से आते हैं, क्या कोई सिस्टम है, कोई तरीका है इनको लाने का, या कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, ऐसा तो नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए तो कोई सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकअप क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ब्रेकअप है मैं वो पहले आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकअप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भैया 530 सीटें तो होंगी राज्यों से। इंडिया में जितने स्टेट हैं, भैया बताओ कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी है आज की डेट में, 8, ध्यान रखना ये। तो 530 आपके स्टेट से आएंगे, 20 आपके आएंगे कहाँ से, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी से 20 लोग होंगे और 2 लोग होंगे एंग्लो इंडियन। अब जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है ये समाप्त कर दिया गया वर्तमान में। पहले तो ये समझ लेते हैं एंग्लो इंडियन है कौन, बहुत लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि एंग्लो इंडियन कौन है और ये कहाँ से आते हैं। तो पहले समझ लो 530 राज्यों से इनका होता है इलेक्शन, लोकसभा का जैसे इलेक्शन से लड़के आते हैं ये वैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, इनका भी होता है इलेक्शन, जो आपको ध्यान रखना है। फिर ये 2 का इनका क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये 2 इलेक्शन लड़के नहीं आते हैं। इनको भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको करते हैं मनोनीत या नॉमिनेटेड। क्या करते हैं इनको, मनोनीत या नॉमिनेटेड, ये ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे उनको नॉमिनेट करेंगे। किधर करेंगे, लोकसभा में, राज्यसभा मत कर देना। प्रेसिडेंट 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में। अब ये जो है जो आपका ये 20 वाला और ये 2 वाला प्रावधान है, 2 वाले में मैं आपको एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि ये प्रावधान जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने अब हटा दिया है। तो आप या तो बिल लिख लीजिए या एक्ट लिख लीजिए। अभी आपको कई बार एग्जाम में एक्ट भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना आपको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये एक्ट की बात हो रही है, बिल की नहीं। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो प्रावधान हटा दिया गया है। ध्यान रखना बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2019, पास 19 में हुआ था पर लागू 2020 में हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप ये नहीं सोचें कि 2019 से ये चल रहा है, पास 2020 में हुआ है पर इफेक्ट में कब आया, 2020 में। चलिए, अगर ये सब बातें सबको क्लियर है तो आई होप आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक फटाफट से हम राज्यसभा का भी केस ब्रेकअप ले लेते हैं, क्योंकि भैया राज्यसभा के साथ भेदभाव थोड़ी कर सकते हैं, इनमें क्या है वो भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए 250 का ब्रेकअप कैसे किया गया है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक तरफ लिखना है 238, एक तरफ लिखना है 12, बहुत सिंपल है, 238 और 12। अब ये क्या चीज़ है कि सर ये 238 है, एक तरफ 12 है, ये क्या है, सेम ये भी एमपी है, तो 238 कहाँ से आएंगे, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, आप समझिए, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। इट मीन्स 238 तो भैया आएंगे आपके स्टेट्स, राज्यों से। तो 12 कहाँ से आएंगे, ये 12 कौन है, कि स्पेशल लोग हैं क्या भाई, नेता अभिनेता कुछ है क्या, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली प्रेसिडेंट फिर अपनी पावर यूज़ करते हैं और 12 लोगों को राज्यसभा में कर देते हैं नॉमिनेट। क्या इनको रात को सपना आएगा नॉमिनेट करने के लिए, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये नॉमिनेट करने वाले हैं, तो आपको 2-3 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों। देखिए 12 वो लोग होंगे जो आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स
सोशल सर्विस, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन। फॉर एग्जांपल सचिन है, सचिन तेंदुलकर, रेखा जी हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो उन सब लोगों को राष्ट्रपति पहले मनोनीत कर चुके हैं। अगर आप इन सब से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि वो 12 व्यक्तियों में से ही वो व्यक्ति थे जो राज्यसभा में गए थे। ये नॉमिनेटेड है, मतलब ये इलेक्शन लड़के नहीं आते, ये इलेक्शन लड़के आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आखिरी बात, फाइनल, इसको क्लोज करते हैं हम इसको। इस पूरा जो भी आपने समझा लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। हालांकि हम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए जिनको डाउट है वो समझ लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका इलेक्शन करवाता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, मैंने अच्छे से, आई होप सबको क्लियर हो गया होगी ये चीज़। देखिए अब फटाफट से ये टेबल हम देख लेते हैं, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, आई एम वेरी प्रीटी मच श्योर, राइट। पहला पॉइंट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड। हमने अभी समझा था कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड है, क्यों? क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और लोग वोट डालते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड है, बिल्कुल समझ में आ गया। राज्यसभा का लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनको एमएलएस, जो राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके जो मेंबर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और वो भी इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब नॉमिनेटेड से काम नहीं चलेगा, इलेक्टेड होने चाहिए वो। दूसरा, पीरियड इनका 5 ईयर है, ये हमने देख ही लिया था। तीसरा, अब इनका कितना था, 6 साल, ये भी हमने समझ लिया था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, अब इसकी 250, ये भी हमने इनका ब्रेकअप भी समझ लिया था। अब ये मनी बिल का जो रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट पॉइंट देखिए, मोर पावरफुल, ये लेस पावरफुल, ये भी हमने समझ लिया था। आप समझे, कहने का मतलब जो मैंने आपको अब तक समझाया उसको समझने के बाद ये स्लाइड कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप ध्यान रखना कि एक खास बात है, हम कहते हैं ना कि मोर पावरफुल है लोकसभा, हाँ ये बात ठीक है कि लोकसभा को लोगों ने चुना है तो मोर पावरफुल है, पर बच्चों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि लोकसभा पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं राज्यसभा से ज़्यादा। वो क्या है, देखो पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल आते हैं, मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा कि टाइप्स ऑफ बिल कैसे होते हैं, उनको पास कैसे किया जाता है, आप बस मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही। तो मनी बिल के केस में एक मनी बिल होता है। बेसिकली पार्लियामेंट में 4 तरह के बिल होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड फाइनेंशियल बिल। 4 बिलों में से मनी बिल जो होता है ना, इसको केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन CDS, CAPF, AC, NDA, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है कि मनी बिल को सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में। मनी बिल होता क्या है, इसको मैं जस्ट आपको आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम का UPSC का फेवरेट टॉपिक है ये, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आपने क्या देखा, अब तक क्या हमने समझा है, अब तक हमने ये समझ लिया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों हो गए। उसके बाद हमने राज्यसभा लोकसभा डिस्कस किया थोरली, पार्लियामेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या नेचर है, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया। अब आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भैया अगर आपको राज्यसभा लोकसभा जाना है तो आपको बनना पड़ेगा MP। क्या बनना पड़ेगा? ऑब्वियसली MP बनना पड़ेगा। MP इज़ नथिंग बट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, M फॉर मेंबर, P फॉर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये कैसे बना जाए? क्या इसके लिए कुछ भाई खीर वीर पूड़ी वूड़ी खानी पड़ती है क्या, या कोई कुछ और तरीके का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि इलेक्शन करवाना होगा आपको। लोग सारे के सारे फैसले करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं हर एरिया से। तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंट्रल लेवल पे हम MP कहते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे देश की बागडोर संभालते हैं। यहीं से सरकार बनती है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं इसको। आइए, पहला पॉइंट क्या दिखा हुआ है कि आर्टिकल 84 कहता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 84 कहता है कि भैया क्या क्या आप में होना चाहिए कि आप एक MP बन जाए, वेदर लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। पहला, आप होने चाहिए भारत के नागरिक। बिल्कुल, भारत के नागरिक आप नहीं हैं तो आप MP नहीं बन पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों ध्यान देना,
एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, एज का क्राइटेरिया कि 30 इयर्स केस है राज्यसभा, 30 साल की उम्र चाहिए राज्यसभा के केस में, 25 साल की उम्र चाहिए आपको लोकसभा के केस में। क्या कहने का मतलब है, ये 30 ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, 25 मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या है ये? आप खुद सोच के देखिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए ये मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। पर मैं आपको यहाँ बताना चलता हूँ कि ये है आपकी मिनिमम एज, कम से कम आपको 30 साल का होना ही है अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, आपको MP बनना है। अब अगर आपको लोकसभा का बनना है तो थोड़ा आसान है, 5 साल आपके लिए फ्री कर दिए गए कि भैया 25 साल की उम्र में आप लोकसभा के MP बन सकते हैं, इससे कम में आपको नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, कहना है कि भैया ये 2 चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये 2 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? 1950s में, ठीक है, 47 से 50s में ये सब बना। तो आप सोचो उस समय उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि समय के बदलता, जैसे समय बदला है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो जो क्वालिफिकेशन है वो भी हमें चेंज करनी पड़ी समय समय पे, राइट। तो इन्होंने एक बात लिख दी, बस क्या लिखा कि भैया एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए, बस किस रेफरेंस में? क्वालिफिकेशन टू बिकम एन MP बनने के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए, उस लॉ में जो भी क्वालिफिकेशन लिखी है वो आपको पूरी करनी ही होगी अगर आपको MP बनना है, वरना नहीं बन पाएंगे आप। तो आप पूछोगे सर ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है क्या? ऐसा कोई लॉ सच में है, एग्जिस्ट करता है? यस। क्या लॉ है वो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, राइट। इसको भी समझेंगे थोड़ली। तो अब आप सोचिए 51 में ही हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन 50 में लागू हुआ, 51 में एक्ट पास हो गया। अब इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो। तो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाएगा आपको, ये 2 चीज़ दे देगा और बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको ये 2 चीज़ लिखनी है। फिर वो क्या करेगा, ये चीज़ें नीचे जो लिखी हुई है मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें देखे बोलेगा नीचे वाली, और बोलेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, और आप कहोगे अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया था। पर बेटा ध्यान रखना, डिफरेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बाकी जो इसके नीचे है वो सारी किस में मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। ध्यान रखना, इसका मतलब कुछ क्वालिफिकेशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की है और कुछ क्वालिफिकेशन स्टैचुरी नेचर की है, जो एक्ट से बनती है उसको स्टैचुरी नेचर कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? ओनली इलेक्टर कैन बी इलेक्टेड। अब ये कौन सी पहली लिख दी भाई, ओनली इलेक्टर कैन बी इलेक्टेड है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही कह रहा है कि अगर किसी को MP बनना है तो उसको खड़ा होना पड़ेगा इलेक्शन में। इलेक्शन में अगर वो खड़ा होता है तो आप फिर समझिए, इलेक्शन में अगर वो खड़ा होता है तो अगर MP बनना है और उसको इलेक्शन में खड़ा होना ही है, तो आप मान के चलो कि उसको कोई ना कोई वोट देगा। आप ये मानते हैं कि उसको कोई ना कोई वोट देगा तभी वो MP बन सकता है। वोट देगा इसका मतलब MP क्या है? इलेक्टेड होगा, ठीक है। और वोट कौन देंगे? पीपल, लोग। तो लोग क्या है? इलेक्टर। यहाँ ध्यान से समझिए, ये इसको लोग चुनेंगे तो ये इलेक्टेड है, मतलब चुन लिया गया। लोग चुनते हैं तो वो होते हैं इलेक्टर। तो ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट ये कहता है कि भैया अगर आपको MP बनना है तो आपको खुद इलेक्टर भी होना है। अगर आप इलेक्टेड होना चाहते हैं तो आपको पहले क्या होना है? इलेक्टर होना है। बात समझ में आई? तो ओनली इलेक्टर कैन बी इलेक्टेड, इसका मतलब वो आदमी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो वोट देने के लिए अगर एलिजिबल है, खुद वोट दे सकता है, तभी वो MP बन सकता है। कहने का मतलब ये है। दूसरा कि अगर वो मान लीजिए अब कोई रिजर्व कैटेगरी से, आपको पता है ST SC को हम रिजर्वेशन देते हैं क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में उनको ये रिजर्वेशन प्राप्त है, तो वो उस रिजर्वेशन की सीट पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये भी प्रोविज़न है। अब इसके बाद यहाँ तक का जो क्वालिफ़िकेशन था, ये क्वालिफ़िकेशन था कि आपको MP कैसे बनना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट क्या होती है, उनके 2 हाउसेस क्या होते हैं, प्रेसिडेंट में क्या है, और क्वालिफ़िकेशन टू बिकम एन MP, ठीक है। तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पार्लियामेंट टॉपिक के नेक्स्ट चैप्टर को हम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।